हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे कक्षा 12 राजनीति विज्ञान और उसमें मार्क्सवाद चैप्टर हमारे चल रहा था। इसमें हमने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पढ़ लिया था, इतिहास की आर्थिक व्याख्या पढ़ ली थी और इसके बाद है वर्ग संघर्ष। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों में तीसरा सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का। पहला द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हमने पढ़ लिया था। द्वंद्वात्मक दो प्रक्रियाएं थी। पहला द्वंद्व हीगल से लिया था, भौतिकवाद फायरबाख से लिया था। उसके बाद में हमने इतिहास की 6 व्याख्या आर्थिक आधार पर पढ़ी थी, जिसमें 3 जा चुकी थी। पूंजीवाद चल रहा है, साम्यवाद और सर्वहारा वर्ग अभी आना बाकी है। आज पढ़ रहे हैं तीसरा सिद्धांत, जिसका नाम है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स को यदि हम देखें तो मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में ये लिखी गई थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में इसने कहा कि द्वंद्वात्मक भौतिक प्रक्रिया, द्वंद्वात्मक भौतिक प्रक्रिया, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हो चाहे ऐतिहासिक आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत हो या इससे आगे वाला जो सिद्धांत आएगा अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत हो, ये सभी सिद्धांत वर्ग संघर्ष पर आधारित हैं। मार्क्स ने क्या माना कि ये सभी सिद्धांत किस पर आधारित हैं? वर्ग संघर्ष पर आधारित हैं। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के फर्स्ट वाक्यांश पहली पंक्ति में इसने कहा था कि अब तक का इतिहास, अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष का इतिहास है, ये प्रसिद्ध कथन है कार्ल मार्क्स का। हमने पढ़ा है सिद्धांत नंबर 3। इसमें कार्ल मार्क्स ने दिया था ये तीसरा सिद्धांत भी। पुस्तक का नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो लिखी गई थी 1848 में। और इसमें कहा गया पहले वाक्य में कि अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास या संघर्ष का इतिहास है। प्रसिद्ध कथन है, याद होना चाहिए, बहुत बार पूछा जाता है। किसने कहा अब तक का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है? कार्ल मार्क्स ने कहा। इसने कहा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की प्रक्रिया हो, ऐतिहासिक आर्थिक व्याख्या हो। इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत हमने पढ़ा था, अतिरिक्त मूल्य भी पढ़ा जाना बाकी है। इन तीनों का इतिहास किसका इतिहास है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये बात किसने कही थी? कार्ल मार्क्स ने कही थी। इसके बाद इसके जो मित्र हैं एंजल्स, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द ओरिएंट ऑफ फैमिली। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी और स्टेट। द फैमिली ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट, ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है और इसके राइटर का नाम है एंजल्स। एंजल्स ने ये प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी द फैमिली ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। इसमें एंजल्स ने कहा कि परिवार पहली शोषक संस्था है। परिवार पहली शोषक संस्था है और इसमें महिला का शोषण हुआ है। ये बात किसने कही? एंजल्स ने कही। एंजल्स कार्ल मार्क्स के परम मित्र रहे हैं। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है द फैमिली ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट। वर्ग संघर्ष सिद्धांत में भी इन्होंने कहा
कि परिवार सबसे बड़ा शोषण करता है और महिला का शोषण सबसे ज्यादा होता है। इन्होंने यहाँ एक बात और कही, क्या कि वर्ग संघर्ष के कारण सबसे बड़ा जो वर्ग निकल कर आएगा वह निजी प्रॉपर्टी को एकत्रित करेगा या निजी वस्तुओं का संग्रहण करेगा। ये बात इन्होंने इसी सिद्धांत में कही, निजी वस्तुओं का उदय होगा। ये बात किसने कही? एंजल्स ने कही। यहां पर एक बात उन्होंने और कही कि यहां पर एक वर्ग भी निकल कर आएगा, और वर्ग किसे कहेंगे? जिसके आर्थिक तत्व के आधार पर एक उद्देश्य होंगे, यानी कि जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था के आधार पर या आर्थिक उद्देश्यों का मतलब एक होगा, वह वर्ग कहलाएगा। जैसे पूंजीपति वर्ग हो सकता है, श्रमिक वर्ग हो सकता है। या इन्होंने परिभाषा किसकी दी? वर्ग की परिभाषा दी। कहा? जिनके उद्देश्य आर्थिक आधार पर क्या होंगे? समान, वो क्या बना लेंगे? वर्ग बना लेंगे। इसमें उन्होंने उदाहरण दिए, श्रमिक का उदाहरण दिया, पूंजीपतियों का उदाहरण दिया, और कहा कि वर्ग का उदय होकर रहेगा। तो यहाँ पर वर्ग संघर्ष के सिद्धांत का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। पहले पढ़ा हमने कार्ल मार्क्स, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की बात कही। वहीं एंजल्स ने भी द फैमिली ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट में कहा कि परिवार पहली शोषक संस्था है जो शोषण करती है, और महिला का सबसे ज्यादा शोषण इसमें हुआ है। एंजल्स आगे कहते हैं कि वर्ग संघर्ष के कारण संघर्ष बढ़ेगा और समाज में निजी प्रॉपर्टी बढ़ेगी। निजी प्रॉपर्टी हमेशा बांटने का कार्य करती है, जबकि भारत के समाज को देखें तो संयुक्त परिवार की बात यहाँ पर हुई है, संगठन की बात यहाँ पर हुई है। फिर आगे कहते हैं कि एक वर्ग का उदय भी होगा, और वर्ग क्या होगा? जिसके आर्थिक उद्देश्य क्या होंगे? समान होंगे। जैसे पूंजीपति वर्ग हो गया, डॉक्टरों का वर्ग हो गया, श्रमिकों का वर्ग हो गया, तो वर्ग का उदय भी यहाँ पर होगा। फिर ये आगे कहते हैं कि शोषितों के समूह बनेंगे। शोषितों का समूह का मतलब हुआ जो पीड़ित व्यक्ति हैं वे भी एकजुट हो जाएंगे और राज्य के विरुद्ध कहीं ना कहीं क्या करेंगे? समस्या पैदा कर देंगे। और इस समस्या को मिटाने के लिए या इनकी सहायता के लिए कहीं ना कहीं किसका उदय होता है? राज्य का उदय होता है, जो समानता लाने का प्रयास करता है। मार्क्स के अनुसार वर्ग संघर्ष की, तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत वास्तव में है क्या? वर्ग संघर्ष के लिए कार्ल मार्क्स ने कहा कि समाज में दो वर्ग हैं, पहला सर्वहारा वर्ग और दूसरा है पूंजीपति वर्ग, जिसे बुजुर्वा कहा गया या अमीर कहा गया। सर्वहारा जिसे गरीब कहा गया। इस समाज में दो वर्ग हैं। अब कार्ल मार्क्स आगे कहते हैं कि समाज में राज्य जो है वो पूंजीपतियों की सहायता करता है। राज्य जो है वो पूंजीपतियों की सहायता करता है। किसके माध्यम से? शासन के माध्यम से। इसीलिए इन्होंने राज्य का विरोध किया है कि राज्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये किसको बढ़ाता है? पूंजीपतियों को बढ़ाता है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में केवल दो ही वर्ग हैं। इसने मध्यम वर्ग की बात की नहीं। इन्होंने कहा कि या तो गरीब है या अमीर है, या सर्वहारा या बुजुर्ग वर्ग है, और दोनों में निरंतर संघर्ष पाया जाता है। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, ये अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं। जैसे जैसे इनमें अधिकारों की लड़ाई बड़ी होती जाएगी, ये खाई बड़ी होती जाएगी, तो ये क्रांति में बदल जाएगी। और आप जानते हैं कार्ल मार्क्स ने हिंसा और क्रांति दोनों का ही समर्थन किया है। तो इसने कहा कि समाज में दो वर्ग होंगे और दोनों ही वर्ग अपने अधिकारों के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे। यही वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहलाता है। कार्ल मार्क्स ने समाज में कितने वर्ग बताए? दो वर्ग बताए, पहला सर्वहारा और दूसरा बुजुर्वा वर्ग। बुजुर्वा को हम अमीर पूंजीपति कहते हैं, सर्वहारा को गरीब वर्ग कहते हैं। इन्होंने कहा दोनों में अधिकारों की लड़ाई है और दोनों समाज में अपने अपने अधिकारों के लिए लड़ते रहते हैं, और ये खाई बड़ी होती चली जाती है। धीरे धीरे ये खाई इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि किसका रूप ले लेती है? क्रांति का। और फिर ये इनके विरुद्ध में जाते हैं। राज्य के लिए कहते हैं
कि राज्य अमीरों की, बुजुर्ग वर्ग की सहायता करता है, किसके माध्यम से? शासन के माध्यम से। ऐसे नियम बनाता है जिसमें इसका शोषण होता है, इसका भला होता है, इसलिए राज्य नहीं होना चाहिए। तो राज्य के प्रबल विरोधी कौन है? कार्ल मार्क्स हैं। राज्य के बाद क्रांति का इन्होंने क्या कर दिया? समर्थन कर दिया। हिंसा का क्या कर दिया? समर्थन कर दिया। और इन्होंने कहा सर्वहारा वर्ग की क्रांति आएगी। क्या कहा? कि सर्वहारा वर्ग की क्रांति आएगी और साम्यवाद का उदय हो जाएगा। साम्यवाद का उदय हो जाएगा। राज्य क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये सारे सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिए हैं। अब इसकी पढ़ते हैं वर्ग संघर्ष के सिद्धांत की आलोचना। सिद्धांत, हम वर्ग संघर्ष की आलोचना की बात करें तो आलोचना में 6 बिंदुओं पर हम इसकी आलोचना कर सकते हैं। ये सिद्धांत एकांगी है और दोषपूर्ण है, क्योंकि समाज में केवल एक ही सिद्धांत नहीं होता है। इन्होंने कहा कि वर्ग संघर्ष हर समाज में पाया जाता है, जो सही चीज नहीं है। आप जानते हैं कि पहली बात तो समाज में केवल 2 वर्ग नहीं है, बहुत सारे और वर्ग भी हैं। इन्होंने समाज में वर्ग संघर्ष का जो आधार माना है वो माना है आर्थिक, जबकि हम जानते हैं कि समाज में राजनीतिक फैक्टर होता है, समाज में सामाजिक फैक्टर होता है, क्षेत्रवाद होता है, राजनीति में बहुत सारे और भी दबाव समूह वगैरह फैक्टर होता है। ये केवल और केवल आर्थिक फैक्टर की बात करता है कार्ल मार्क्स, जो सही चीज नहीं है। बहुत सारे और भी पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं डिस्टर्बेंस के, अपने देखें फाइटिंग के, तो ये सारे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो ये सिद्धांत सही नहीं है। दूसरा, सामाजिक जीवन में सहयोग है, संघर्ष नहीं। अब कार्ल मार्क्स और एंजेल कहते हैं कि समाज में जितना भी समय पाया गया, जितना भी जीवन पाया गया, वो सब वर्ग संघर्ष का है। संपूर्ण जीवन में संघर्ष पाया गया है। और ये कहते हैं इतिहास की पूरी घटनाएं भी संघर्ष पर आधारित है। लेकिन हम जानते हैं समाज में सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो सहयोग है। बहुत सारी जगह की हम बात कर सकते हैं जहां हिंसा ना के बराबर हुई। यूके की क्रांति सहयोग है, यहाँ पर संविधान संशोधन सहयोग है, यहाँ पर नियमों में बदलाव सहयोग है। बहुत सारी ऐसी जगह है जहां सहयोग तत्व ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, जहां संघर्ष की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। साम्यवादी हर चीज को संघर्ष से जोड़ के देखते हैं, जो सही चीज नहीं है। समाज में बहुत सारे और भी तत्व होते हैं। समाज का निर्माण वास्तव में सहयोग के कारण ही हुआ है। हमने पढ़ा था कि पहला राजा भाग्यशाली होगा, ये वोल्टेयर ने कहा था। यदि हम पहले राजा की हिस्ट्री की बात करें, पहले राजा जहां से जीवन यापन शुरू हुआ वहां से हम बात करें, या यूं कहें समाज जहां से शुरू हुआ वहां की बात करें, तो हमने देखा था कि सामाजिक सहयोग के कारण ही समाज बना था। सभी ने अपनी स्वतंत्रताएं राज्य को दी, राज्य ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की। तो सामाजिक जीवन में सहयोग होना बेहद जरूरी है। यदि सहयोग नहीं होगा तो सामाजिक जीवन संभव नहीं हो सकता। और यहाँ कार्ल मार्क्स ने सहयोग तत्व को हटा दिया है। मार्क्सवादियों ने सहयोग तत्व की जगह क्या जोड़ दिया गया है? संघर्ष को स्थान दिया गया है। समाज में 2 ही वर्ग नहीं होते, ये भी सबसे बड़ी समस्या है। कार्ल मार्क्स ने और मार्क्सवादियों ने समाज के कितने वर्ग बताए हैं? 2 ही वर्ग बताए हैं। पहला वर्ग था बुजुर्गा और दूसरा था सर्वहारा। जबकि हम जानते हैं मध्यम वर्ग है और बहुत सारे वर्ग हमारे यहाँ पाए जाते हैं, और इन वर्गों की अवहेलना मार्क्सवादियों ने की है। सामाजिक आर्थिक वर्गों में अंतर होता है। यहाँ पर मार्क्सवादियों ने केवल सामाजिक फैक्टर को देखा ही नहीं, केवल किसको देखा? आर्थिक फैक्टर को देखा। और इन्होंने माना कि समाज की सभी गतिविधियां आर्थिक आधार पर होती हैं, जो सही चीज नहीं है। हमने एग्जाम्पल के तौर पे पढ़ा था कि मार्क्सवादियों के आधार पर मां के द्वारा बच्चे का लालन पालन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं कि दुनिया की प्रत्येक घटना पैसे के लिए होती है, अर्थव्यवस्था के लिए होती है, आर्थिक दृष्टिकोण से होती है। और यहाँ हम देखें तो सामाजिक और आर्थिक दोनों अलग अलग चीजें हैं। सामाजिक दृष्टिकोण अलग चीज है, आर्थिक दृष्टिकोण अलग चीज है। लेकिन मार्क्सवादियों ने इसमें अंतर नहीं किया। मार्क्सवादियों ने माना कि दुनिया की प्रत्येक घटना केवल और केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही होती है। दुनिया की प्रत्येक घटना के पीछे अर्थव्यवस्था का हाथ होता है।
इसके बाद बुद्धिजीवी वर्ग क्रांति करता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार क्रांति होगी वो किसकी होगी? श्रमिकों की होगी, सर्वहारा वर्ग की होगी। जबकि हम जानते हैं कि क्रांति का जो मूल एजेंडा है, क्रांति की जो रूपरेखा है, अपनी बातें मनवाने का जो कार्यक्रम है, राज्य प्रशासन पे प्रेशर दबाव समूह का जो कार्य है, वह बुद्धिजीवियों का होता है। शासन चलाने का काम बुद्धिजीवियों का होता है। इतिहास में कितनी भी घटनाएं देख लें, शासन में अहम भूमिका बुद्धिजीवियों की ही रही है। ऐसे में श्रमिकों की क्रांति लाकर श्रमिकों के राज्य को स्थापित करके मार्क्सवादी किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं प्राप्त कर सकते। या तो श्रमिक क्रांति नहीं कर पाएंगे, और क्रांति अगर कर पाए तो उनका शासन नहीं आ पाएगा, और अगर शासन आ भी गया तो शासन चलाएंगे कैसे, इस पर भी सवाल खड़े हैं। क्योंकि बहुत सारे विद्वानों ने कहा है कि एक श्रमिक वर्ग श्रमिकों के अधिकार के लिए तो बात कर सकता है, लेकिन शासन नहीं चला सकता। इसलिए बुद्धिजीवी वर्ग श्रमिकों की तुलना में ज्यादा अच्छी क्रांति कर सकता है, ज्यादा अच्छी शासन चला सकता है। तो साम्यवादियों का श्रमिकों पे भरोसा सही चीज नहीं है। संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। जबकि हमने अभी पढ़ा कि कार्ल मार्क्स ने ऐतिहासिक दृष्टिकोण की यदि जब बात की है, इतिहास की व्याख्या की है आर्थिक दृष्टिकोण से, तो उसमें वर्ग संघर्ष का सिद्धांत कहा है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के पहली ही लाइन में कार्ल मार्क्स ने कहा है संपूर्ण इतिहास किसका इतिहास रहा है? वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। तो मार्क्सवादियों के दृष्टिकोण से हम देखें तो वो संपूर्ण इतिहास को क्या मानते हैं? कहीं ना कहीं संघर्ष से जोड़कर देखते हैं, जो सही चीज नहीं हो सकती। ये आलोचना यहाँ पर होती है कंप्लीट, और अपना वर्ग संघर्ष का सिद्धांत भी क्या होता है? कंप्लीट। तीसरा सिद्धांत हमने पढ़ा वर्ग संघर्ष का। पहला पढ़ा था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, दूसरा पढ़ा था इतिहास की आर्थिक व्याख्या, और तीसरा सिद्धांत है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत जो कार्ल मार्क्स ने दिया। दो वर्ग पाए जाते हैं, दोनों में हिंसा होती है, अधिकारों के लिए झगड़ा होता है। कार्ल मार्क्स के अनुसार दो समाज के आधार थे, आधार और अधिसंरचना, और समाज में वर्ग कितने हैं? दो, बुजुर्गा और सर्वहारा वर्ग। और 6 आधार पर हमने इसकी आलोचना कर ली। ये एकांकी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू देखता है, दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखता। सामाजिक जीवन में समाज में सहयोग है, आपस में मिलजुल कर रहते हैं, जबकि ये क्या कहते हैं? संघर्ष है, जो सही चीज नहीं है। क्योंकि केवल संघर्ष होगा तो समाज समाप्ति हो जाएगा। समाज में दो ही वर्ग नहीं है, बहुत सारे वर्ग है। मध्यम वर्ग को भूल गए, सामाजिक आर्थिक वर्गों में अंतर ही नहीं किया, केवल आर्थिक वर्ग की बात कर गए। बुद्धिजीवी ज्यादा अच्छी क्रांति कर सकते हैं, और संपूर्ण इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास नहीं है। बहुत सारी घटनाएं सहायता के लिए हुई हैं, एक दूसरे की मदद के लिए हुई है, मित्रता है, सहयोग है, नैतिकता है, इन चीजों को इन्होंने स्थान ही नहीं दिया है।